सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पवन सीरीज के अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस। और दोस्तों, इसके 3 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा पार्ट आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चौथे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 151 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 151 है, शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में ड्यूबी के विचार लिखिए। ड्यूबी के क्या विचार थे देखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। यानी कि इंसान जितना सीखता जाता है वो उतना ही विकास करता जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है। फ्रॉबेल के अनुसार ध्यान से देखिए, यहाँ पर शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। ये किसका कथन है? ये फ्रॉबेल का कथन है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 153 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। क्वेश्चन नंबर 154 है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। तो फ्रॉबेल ने 1805 में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था और 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा। वह कहते हैं हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। ये कथन किसका है? ये फ्रॉबेल का कथन है। और फ्रॉबेल ने विद्यालय कब खोला था? 1839 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि उन्होंने विद्यालय कब खोला था। 1839 में। ये डेट आप याद रखिएगा, ये सन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 156 है, मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है। मॉन्टेसरी का कथन है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को न हमें कुरूप बनाना चाहिए और न ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। क्वेश्चन नंबर 157 है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। मॉन्टेसरी कहती हैं 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 158 है, गीजू भाई के शिक्षक के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो गीजू भाई का मानना था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया। जैसे कि आज के समय में अगर आपको स्कूल में पढ़ाना, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड, बीटीसी इस तरीके के कोर्स करने ही पड़ेंगे। तो वही चीज इन्होंने भी इस पर जोर दिया कि शिक्षक का प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 159 है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है। बुनियादी शिक्षा। आप लोगों को अच्छे से पता है कि बुनियादी शिक्षा के जनक गांधी जी ही कहलाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 160 है, प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, एमिल किसकी रचना है। तो एमिल रूसो की रचना है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 162 है, निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका प्रतिपादक कौन है। तो रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 163 है, रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 164 है, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। ये रूसो का मानना था कि बच्चा प्रकृति में जाता है, प्रकृति में वो सीखता है, तो प्रकृति अगर वो अच्छा कार्य करेगा तो प्रकृति उसे पुरस्कृत करेगी और अगर वो बुरा कार्य करेगा तो प्रकृति क्या करेगी, उसे बुरे कार्यों के लिए दंडित करेगी। तो ये प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत था किसका, रूसो का। क्वेश्चन नंबर 165 है, डीबी के अनुसार शिक्षक क्या है।
एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक शिक्षक ही एक बच्चे का भविष्य संवारता है। आज हर एक व्यक्ति को पता है कि हमारे बच्चे का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो वो अच्छा बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा अपने जीवन में। तो हर एक माँ-बाप सोचते हैं कि हम अपने स्तर से बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलवाएँ, जिससे हमारा बच्चा कामयाब हो अपने जीवन में। तो इस तरीके से एक शिक्षक जो होता है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। बच्चे को एक सही दिशा, अगर बच्चे को अच्छा टीचर मिल गया है तो उसके जीवन की दिशा ही पलट देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही बच्चों को इस तरीके के शिक्षक मिल जाएँ जो उन्हें एक गाइड की तरह उनका गाइडेंस कर सकें और उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। क्वेश्चन नंबर 166 है, फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया? देखिए ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैंने भी आपको बताया भी है कि फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय 1839 में प्रारंभ किया। यहाँ पर 1939 लिखा है, इसको सही कर लीजिए आप। 1839 में उन्होंने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 167 है, मांटेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा था? तो मांटेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा तथा गणित की शिक्षा। ये बार-बार एग्जाम में पूछा गया है कि मांटेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 168 है, मांटेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 169 है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 170 है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गिलिन का अभिमत है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। क्वेश्चन नंबर 171 है, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। दोस्तों, विद्यालय और समुदाय का संबंध कितना घनिष्ठ है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समुदाय होता है वो विद्यालय के आसपास के जो घर होते हैं या जो बच्चों के माता पिता होते हैं जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन्हीं से मिलकर के समुदाय बनता है। तो जब माता पिता के जब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्कूल में, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका संबंध तो स्कूल से रहेगा ही। तो यहाँ पर वही चीज कहा गया है, विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, मांटेसरी शिक्षण पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? तो मांटेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं, लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना तथा अक्षरों का उच्चारण कराना। क्वेश्चन नंबर 173 है, मांटेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? मांटेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती हैं और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती हैं, फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के पश्चात बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। यानी कि सिंपली क्या करती हैं, जिस शब्द को ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं टीचर, वो सेम बच्चों के मेज पर, मतलब जो टीचर का मेज होता है वहां मेज पर वो चीज रखी होती है, बच्चे उसको देखते हैं उस चीज को, और फिर वो ब्लैक बोर्ड पर भी देखते हैं कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इस तरीके से पहले शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे अगर गमले के बारे में बता रहे हैं टीचर, तो गमला ला करके एक मेज पर रख देंगे अपने, तो बच्चे उसको देखेंगे और गमला कैसे लिखा जाता है ये भी देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। तो इस तरीके से वो शब्दों को बनाना पहले सिखाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे शब्दों से वाक्य बनाना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है? व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 175 है, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहां शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक
हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए, यानी कि केवल व्यक्ति अपने बारे में स्वार्थी होकर के ना सोचे बल्कि वो सबके बारे में सोचे, किसमें सबका हित है। क्वेश्चन नंबर 176 है, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। क्वेश्चन नंबर 177 है, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 178 है, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 179 है, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए, यानी कि परिवार का क्या योगदान होता है बच्चे की शिक्षा में। तो परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियां, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उनके पेरेंट्स को इन सभी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 180 है, घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए। तो इस संबंध में गिजू भाई का कथन देखिए। हमारे घरों में ऐसी खूंटियां कहाँ हैं कि जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 है, व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। तो व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, आप सभी को पता है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 182 है, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। कोठारी आयोग 1964, याद रखिएगा आप लोग, 14 जुलाई 1964 में बनाया गया था। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी क्या थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1964 से लेकर के 1966 तक ये इस आयोग ने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की थी। 66 में बनाया गया था, 64 में, याद रखिएगा आप लोग, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 183 है, शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है। जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल और व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि जो शिक्षा दी जाए वो इंसान के काम आए, व्यक्ति के काम आए। ऐसी शिक्षा का क्या काम जो केवल और केवल बेकार नागरिकों को बनाए, या केवल पढ़ने लिखने के बाद कोई स्किल अगर इंसान ने नहीं सीखी तो उसे कहीं कोई जॉब ही नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 184 है, बचपन छीनता बालश्रम पर टिप्पणी लिखिए। बचपन छीनता बालश्रम क्या, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है। ऐसे बच्चे जो कल कारखानों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, इन सबको कैसे शिक्षा की मुख्य धारा से वापस जोड़ा जाए, कैसे उनका पुनर्वास किया जाए, किस तरीके से उन्हें फिर से पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यही है बचपन छीनता बालश्रम। या फिर आप बालश्रम, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से बालश्रम उन्मूलन कानून बनाया गया देश में, और इसके लिए सरकार ने क्या किया, चलिए हम देखते हैं। सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 185 है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। जनसंख्या शिक्षा क्या है। जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 186 है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है।
राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 187 है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो कितने 83 मूल्यों को, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 188 है, घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। घर परिवार का मूल्यों के विकास में क्या योगदान है? तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति, यानी कि घर पर माता पिता या दादी बाबा के द्वारा जो भी संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं वो जीवन भर उनके काम आते हैं, इसीलिए पारिवारिक मूल्य बहुत कीमती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, बालकों में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जन संचार साधन हैं? तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जनसंचार साधन, ये सभी क्या है? बालक के मूल्यों के विकास में जनसंचार के साधन है। क्वेश्चन नंबर 190 है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विशेषताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। क्वेश्चन नंबर 191 है, राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। दोस्तों, भारत के विकास में सहायक भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। राष्ट्रीय एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश के नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 192 है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना क्या है? एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन पूरे विश्व का नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 193 है, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? ये क्वेश्चन फिर देखिए रिपीट हुआ है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 194 है, मांटेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसके माध्यम से ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है मांटेसरी शिक्षण पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 195 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति करके सीखना, अनुभव से सीखना, सहसंबंध विधि से सीखना, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचपदी प्रणाली के जनक है हर्बर्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, खेल विधि का जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फ्रॉबेल। चाहे खेल विधि, चाहे किंडरगार्टन विधि, चाहे बालोद्यान विधि, इन सभी के जनक कौन है? फ्रॉबेल हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? देखिए फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ड्रॉप आउट बच्चे या अपव्यय, जिन बच्चों का अपव्यय हो जाता है या ह्रास हो जाता है, वो क्या है? तो ह्रास भी इसी को कहते हैं, इसी को हम अपव्यय भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, आपको अच्छे से पता है कि ह्रास या अपव्यय क्या होता है। बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं, इन्हीं बच्चों को हम क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। और अवरोधन क्या है? एक ही कक्षा में बच्चा कई साल तक पढ़ रहा है, उस कक्षा को वो पार नहीं कर पा रहा है, यानी कि अगली कक्षा में नहीं जा पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 200 है, किसका कथन है? शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी का, आप याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पढ़ाया, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिया था और 2 बार यही सेम क्वेश्चन था। एक बार आंसर रविंद्रनाथ टैगोर दिया था, एक बार विवेकानंद दिया था। तो आप लोग सही कर लीजिएगा कि केवल और केवल इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, विवेकानंद जी नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं जो कथन है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, विवेकानंद जी का नहीं है। तो अगर ये आपको कहीं पर भी ये मिलेगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा बहुविकल्पी क्वेश्चंस में। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना हमारी। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा कोने में, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, हर एक वीडियो को आप कभी भी, कहीं भी, जब भी आपके पास टाइम हो, आप वीडियो को खोल करके रख दीजिए यूट्यूब पर। आप आसानी से वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए। आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों आप लोगों के लाइक और कमेंट से ही हम प्रोत्साहित होकर के लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और ऐसे ही आते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते।
तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछिए, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों के सभी विषयों को हमने अच्छे से पढ़ाया है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप पूरे YouTube पर कहीं भी ढूंढ लीजिए, इस तरीके से जिस तरीके से हमने सुव्यवस्थित तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है सेकंड सेमेस्टर में, आपको कहीं इस तरीके से नहीं मिलेगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। और अगर आप सभी वीडियोस को हमारे पढ़ के चले जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और सिंपली अगर आप टेलीग्राम पर जाते हो और टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करते हो तो आपको हमारे चैनल का लोगो मिलेगा, TUC लिखा हुआ येलो कलर का, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे ही बने रहिए और अगर आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।